आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है और इसी हवाले से राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने सोचा कि इस बीमारी के बारे में कुछ आगाही फैलाई जाए और आपको बतलाया जाए कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका इलाज क्या है। आम लफ्जों में हीमोफीलिया वो बीमारी होती है कि जिसमें चोट लगने के बाद खून रुकता नहीं और कहा जाता है कि मौरूसी है। क्या ये काबिल इलाज है या ये उम्र भर का साथी है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नदीम इकराम साहब जो कि एक हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी माहिर अमराज खून जी, ये कह सकते हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू जी। और हमारे साथ हिना मौजूद है, हिना फातिमा, जो कि इस बीमारी का शिकार है और माशाल्लाह से अभी भी इन्होंने मास्टर्स किया है कुछ ही अर्सा पहले, राइजिंग पाक एमफिल किया है। नहीं जी, मास्टर्स नहीं, तौसीक भाई ने ये क्या जरा लेवल नीचे कर दिया। नहीं, एमफिल कर लिया। वेलकम हिना फातिमा टू राइजिंग पाकिस्तान। और आज हम हिना से इस हवाले से भी बात करेंगे कि मैंने तो ये सुना था कि हीमोफीलिया सिर्फ मर्दों में होता है, तो ये खवातीन में भी क्या होता है? इस हवाले से भी होता है, शायद उसका नाम कुछ फर्क है। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज करेंगे। सबसे पहले हमें आसान अल्फाज में बताइएगा, ज़्यादा टेक्निकल हुए बिना, कि ये बीमारी है क्या और ये क्या नस्ल दर नस्ल इनहेरिटेड हेरिडिटरी में आती है, यानी मौरूसी बीमारी है क्या? जी तौसीफ भाई, शुक्रिया। असल में बात यह है कि कुदरत ने जो हमें बहुत सारी नेमतें दी, उनमें से एक ये है कि अगर किसी शख्स को चोट लगती है तो हमारे जिस्म में कुछ ऐसे फैक्टर्स और खुलिये मौजूद होते हैं जिनकी वजह से 8 या 10 मिनट से बाद ये ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन हमारे गिरदो पेश में कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जिनमें ये फैक्टर पैदाइशी तौर पर, मौरूसी तौर पर या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। लिहाजा उन अशख़ास में या तो चोट लगने से के बाद और कई दफ़ा चोट लगे बगैर भी खुद ब खुद खून बहना शुरू हो जाता है। और उस हवाले से बहुत सारी अमराज हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो सबसे अहम है वो हीमोफीलिया है। और इस हीमोफीलिया, ये फैक्टर 8 और 9, इसमें 12-13 फैक्टर होते हैं, लेकिन इन 2 की कमी की वजह से हीमोफीलिया हो जाता है। और उसमें बात यह है कि इसका जनियाती फैलाव कुछ इस तरह है कि ये मर्ज़ ज़्यादातर मर्द हजरात में देखा जा सकता है। फिर अगली बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले यह कि जैसे हमारे माशरे में खतने कराए जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सर्कमसिजन उसके बाद इस बच्चे की ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, तो आपको फ़ौरन ख्याल आएगा कोई ऐसा मसला है। तो इसका कोई खास टेस्ट होता है कि? जी, अच्छा। उसमें फिर ये है कि पहले तो मरला ये आ गया, उसके बाद फिर ये जाता है अब टेस्ट का कह रहे हैं, तो उसका अगर आपको एहसास हो रहा है कि अभी इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, या बाद का बच्चा जब खतनों से पहले भी पंगूड़े में होता है, कॉट में, तो टखना उसका जब टकराएगा तो वो सूजना शुरू हो जाएगा। तो आप फिर उस वक्त एहसास होगा कि इस बच्चे को प्रॉब्लम है, यानी तो पैदाइश के फौरन बाद जी भी पता चल सकता है। जी, क्योंकि खतरे तो कई दफ़ा लेट भी हो जाते हैं ना। तो उसके बाद यह है कि आप फिर फ़ौरन अब एहसास होगा, तो फिर एक इस प्रोग्राम के लिए ये मैसेज जा रहा है कि तकरीबन हर बड़े शहर में अब इसके जो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, तो बेहतरीन चीज़ ये है कि वहाँ जाएँ। अब वहाँ जाने से आपको एक एडवांटेज होगा कि वो आपको तशख़ीस में भी मदद करेंगे और उसके इलाज में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ये बचपन में ही आइडेंटिफाई हो जाती है, कई बार बड़े होने के बाद आइडेंटिफाई हो? ऐसे हो जाता है। अगर माइल्ड डिजीज़ है, कम नौइयत की डिजीज़ है कई दफ़ा, तो वो बाद का 10-12 साल की उम्र में भी जाकर पता चलता है, लेकिन ज़्यादातर जो ये अमराज हैं ये बचपन में ही इनका पता चल जाता है। हिना हमारे साथ मौजूद है, हिना फातिमा, जो कि इस बीमारी का शिकार है। हिना, आप ये बताइए, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि ये मर्दों में ज़्यादा, तो ख़वातीन में क्या कम होती है और इसका कोई फ़र्क नाम है या बीमारी वही है? सर ऐसा है कि ख़वातीन के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन उसका नाम डिफरेंट है। अब उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम है वॉन विलीब्रांड डिजीज़। उसके सिम्पटम्स, उसका ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो है वो हेमोफीलिया वाली ही है। आपको वही होता है कि आपको चोट लगती है, आपका खून नहीं रुकता? मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो डायग्नोसिस, अब सर ने बताया कि जो मेल में है वो तो सर्कमस्टेंस के दरमियान जो है वो पता चल जाता है, लेकिन फीमेल्स में कैसे होता है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बचपन में कैसे पता चला? तो मेरा ये था कि मेरा डायग्नोसिस हुआ था 5 साल में, और 5 साल में मेरी मदर को पता चला था कि मेरी ब्लीडिंग हो रही थी नोज़ से, और मेरा जो कॉज ऑफ मतलब डायग्नोसिस था वो यही था कि नोज़ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, और 4-5 दिन गुजर गए थे, नोज़ ब्लीड जो है वो बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद क्या होता है कि HB आपका डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से वो ले गए हॉस्पिटल और उन्होंने जाके चेकअप वगैरह करवाया, उनको पता चला कि HB जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और उस टाइम इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं थी इस डिज़ीज़ के। आज से आप 20
25 साल पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे लोगों को पता ही नहीं था, डॉक्टर्स को नहीं पता था। उन्होंने बस मेरा ट्रीटमेंट क्या किया कि उन्होंने मुझे दूसरा जो है ब्लड लगाया, क्योंकि दूसरे ब्लड में क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, वो मेरे अंदर जाएंगे और वो जो है ब्लड जो है वो मेरा स्टॉप कर दें। तो ये हुआ कि मुझे FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में असल में वाइट ब्लड सेल की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो जाके ब्लड को क्लॉट करने, ये फैक्टर के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ये भी अभी आई है, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर। तो अब उस टाइम जो है वो उन्होंने मेरी वक्ती तौर पे ब्लीडिंग वगैरह जो है, नोज़ की जो ब्लीडिंग हो रही थी वो बंद की ब्लड लगा के। लेकिन मेरे साथ इशू ये भी था कि मेरा ब्लड ग्रुप थोड़ा मुश्किल था, A नेगेटिव था, तो वो अरेंज करना बहुत मुश्किल। अब आपकी पूरी ज़िंदगी में क्या आप कोई एहतियात करती हैं? बिल्कुल सर, एहतियात तो बचपन से ही, क्योंकि उस टाइम तो नोज ब्लीड हुआ, लेकिन उसके बाद तो एक बच्चे को फिर इसका मतलब है कोई आप खेल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे खुदा ना खासा चोट लग जाए। अच्छा, चोट लगी तो होता क्या था? सर चोट लगती थी अगर कट लग गया, फर्ज कीजिए, हाँ, नॉर्मल सा कट लग गया या वैसे कट लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और फिर रुकती नहीं थी, फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब क्या होता है जी उसमें ट्रीटमेंट? देखें जी, इसमें तो सीख साहब यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर के अंदर करनी चाहिए फर्स्ट हैंड। उसके बाद ये है कि आप अगर ट्रीटमेंट सेंटर पे आएंगे तो वहाँ आपको क्या इलाज, चले घर पे क्या करनी है जरा? घर पे ये है कि जैसे आपको जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको दबाएं। अगर जोड़ों में, हीमोफीलिया में जोड़ों में बड़ी ब्लीडिंग होती है, उसमें अब यह है कि तौलिए में बर्फ लपेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, जी बिल्कुल खुद ब खुद हो जाती है बगैर किसी चोट के। यही असल चीज़ यही है कि जो मरूसी अमराज हैं खून बहने वाले, इनमें बगैर चोट के भी खून बहना शुरू हो जाता है। जैसे नक्सीर आ रही है, जैसे मामूल में तो नक्सीर गर्मियों में होगी, जैसे मौसम के मुताबिक इसमें जो नक्सीर है वो सारा साल रहेगी, जैसे आपको हिना बता रही है सारा साल रहेगी। तो वही है नक्सीर है तो आप पैकिंग लगाएं। जोड़ों में इंटरनल ब्लीडिंग, अंदरूनी खून बहना शुरू हो गया है तो आप तौलिए में बर्फ लगा के वो लगाएं, इमोबिलाइज कर दें। ये तो जो फर्स्ट हैंड है जो आप घर में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जो ट्रीटमेंट सेंटर में आएंगे तो अब जो असल बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि माशाल्लाह अब हमारे मुल्क में भी हम कहते तो हैं कि चीज़ें इस तरह नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हमें, जैसे आज हम जो डे मना रहे हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, इट इज़ बाय दी वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, तो वो भी हमारी इमदाद करते हैं। फिर कुछ और तरीके भी हैं कि ये अक्सर जो अमराज हैं जो फैक्टर 8 है ये भी अवेलेबल है। अच्छा, और जब पेशेंट आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या कोई हमारे पास आई डोंट नो आदाद शुमार है कि जी बिल्कुल कोई फिगर्स हैं? जी हैं तकरीबन सर हमारे पास जो सोसाइटी में है 12,000 पेशेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में 12,000, लेकिन जो हमारे पास हमारी चैप्टर में वो 5,000 पेशेंट है। बाकियों का पता ही नहीं, लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं इस बीमारी के बारे में, क्या है क्यों है। अच्छा जी, हमें फैसलाबाद से अभी याद किया है व्हाट्सएप पे मायरा ने, वो कह रही है कि हिना की तरह मैं भी हीमोफीलिया की पेशेंट हूँ, मेरी उम्र 30 साल है। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है जी कि इसका कोई परमानेंट इलाज है? देखिए जी, परमानेंट इलाज जहाँ तक ताल्लुक है इस पर दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इसका कंट्रोल है, कंट्रोल, केयर वर्सेस क्योर जो है वो आने वाले वक्त में शायद हो जाए, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अब जीन थेरेपी, हीमोफीलिया एक ऐसा मर्ज़ है कि दुनिया भर में जीन थेरेपी में जिस पे सबसे ज़्यादा काम हीमोफीलिया में हो रहा है, और वो ये समझते हैं कि हीमोफीलिया थेरेपी क्या मतलब? ये जो इसका देखें जी, ये मरूसी मर्ज़ है और हमारे जिस्म में एक वालिद की तरफ से और एक वालदा की तरफ से हर खूबी के लिए 2 जीन आएंगे, ठीक है, तो वो जीन मिलकर एक कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, ठीक है। अब वो जीन, यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया कि मौरूसी तौर पर वो एक जीन डिफेक्टिव है या दोनों डिफेक्टिव हैं, तो वो जीन को रिप्लेस करने के लिए दुनिया भर में इसके लिए बहुत काम रिसर्च हो रही है। जी, रिसर्च नहीं बल्कि उससे आगे निकल चुकी है। अच्छा, फेज 2 में भी आ चुकी है और मोस्ट लाइकली अगले साल तक क्या पता वो मार्केट में भी आ जाए, जीन, इसकी जीन थेरेपी शुरू हो जाए। वो फिर आप कहेंगे कि, लेकिन उसमें अगली बात जो एक और है कि अब ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, माँ के रहम में मादर में आप देख सकते हैं कि बच्चे को क्या मर्ज़ है, फिर उसके मुताबिक आप प्लानिंग कर सकते हैं। सो मच सो कि अब दुनिया में तो इतना इसका काम आगे जा चुका है कि आप वो जो इनवर्टो फर्टिलाइजेशन भी इसमें कामयाब है कि वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं सर? असल में ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब परमानेंट इसका कोई इलाज परमानेंट सर हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि देखें जीन में है,
अब आपका जीन, आप पूरा जीन अपनी बॉडी का निकाल नहीं सकते और उसको चेंज करके रिप्लेस करके अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो सबसे मुश्किल चीज़ एक्सेप्ट करना होता है इस बीमारी को। जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना कि अब आपको ये है, तो फिर आपके इसके साथ लाइफ गुजारना जो है ना वो आसान हो जाएगा। सर कह रहे कंट्रोल है। स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा तो बहुत है ना सर हमारी सोसाइटी के अंदर। वैसे भी फीमेल्स के अंदर कोई इशू हो जाए, मतलब आप नॉर्मली देखें बच्चा बीमार हो जाए, पेरेंट्स कितने परेशान हो जाते हैं। और ये फिर सर ये होता है कि अब उनको जब बताया जाता है ना कि ये इसकी लाइफ टाइम बीमारी रहेगी, तो उनके लिए सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब तो ये मतलब 1-2 दिन की भी बात नहीं है, ये जब जब होगा तो यही इश्यूज आएंगे। फिर ये होता है कि इसकी पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, सोसाइटी में कैसे मूव ऑन करेगी, तो इसका इलाज किस तरह, जिस तरह इनका क्वेश्चन है इलाज किस तरह। लेकिन अब जो है सर वो काफ़ी, मैंने आपको बताया कि हमारे टाइम पे ब्लड लगता था, अब जो है वो फैक्टर आ गया। वर्ल्ड हेमोफीलिया फेडरेशन ने फैक्टर बना दिया, आप फैक्टर बॉडी में लेवल कर लें, आपको ब्लीडिंग होगी नहीं। और ये जो आप स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। और मैंने ऐसे मामलात बहुत देखे कि बच्चियां खुसूसन वो थोड़ा सा एक ज़हनी दबाव का शिकार हो गई। लेकिन ये जो जिस सेंटर में मैं होता हूँ पिंडी में, ये बड़ा एक्टिव सेंटर है और यहाँ कम से कम मैं अपनी निगाहों के सामने कोई 8-10 बच्चियां देख चुका हूँ कि जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी भी। लिहाजा अगर हम ये भी क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये अगली नस्ल में जाएगा, या वो सब ये कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन उसके मुताबिक आपने जो है ना, वही मैं आपको बताना कह रहा था कि प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। कि वो माँ के पेट से या वो मवाद लेके सीवीएस सैम्पलिंग आप देख सकते हैं कि बच्चा सेहतमंद है, या वो उसके मुताबिक पूरा आप एक मैप बना सकते हैं कि अगर मेल देखें ना, मिसाल तौर पर हीमोफीलिया है तो ये तो मेल में ही आएगा और मर्द से भी आगे जा सकता है। जी ओके, फीमेल कैरियर हो सकती है, फीमेल कैरियर हो सकती है, लेकिन अगर मेल में है तो वो फिर आगे जाएगा उसमें। लेकिन हम प्रेगनेंसी के दौरान ही हम टेस्टिंग करवा सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा आया हेल्दी है या उस हेमोफिलिक है। ठीक, अच्छा जी, एक सवाल है और ये भी फैसलाबाद से ही है, इमरान है। कहते हैं चोट लगने पर खून का ना रुकना उमूमन शुगर के होने से जोड़ा जाता है, तो कैसे फर्क किया जाए कि ये शुगर की वजह से खून नहीं रुक रहा या हीमोफीलिया? अब हीमोफीलिया में ये तो कि पूरी एक हिस्ट्री होगी, बचपन से चल रहा होगा, फैमिली में और लोगों को भी होगी। तो डायबिटीज़ में तो ये है कि डायग्नोज केस है, उसमें तो इस तरह की अलामात तो नहीं ना होंगी कि जोड़ों में सोज वगैरह इस तरह तो वो नहीं होता, इंटरनल ब्लीडिंग उस तरह भी नहीं होती। लिहाजा इस लिहाज से हम शुगर, फिर जाहिर बात है फिर उसके बाद टेस्ट ही हैं कि अब देख लें कि ब्लड शुगर वगैरह करवाएं। जो हीमोफीलिया के है तो उसके तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं लेबॉर्ट्री में, जो जाहिर बात है शुगर के मरीज में नॉर्मल होंगे, ठीक है, शुगर वाले में तो नॉर्मल होंगे, उसमें अब नॉर्मल होंगे। सर असल में इसमें एक ब्रूजिंग भी होती है, सर ब्रूजिंग भी हो जाती है, जो पर्पल कलर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पता चल सकता है कि अगर आपको चोट लगी तो वो बड़ा प्रॉपर एक कलर आ जाता है, सूज जाता है वो पर्पल। शुगर वालों को नॉर्मली वो नहीं होता। आपके कितने बहन भाई? सर मेरे 6 बहन भाई हैं, हम लोग 6 सिबलिंग्स हैं। सबको है? नहीं सर, मुझे है और मेरी एक सिस्टर को है, वो माशाल्लाह मैरिड है, उसके बच्चे भी हैं और वो बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही है अपनी। उसके बच्चों में आगे ट्रांसफर नहीं, उनके बच्चों में नहीं है, उनके 3 बेबीज हैं और तीनों में से किसी को भी नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए हिना थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त हमारा जो शो है पीटीवी होम पे, वो पाकिस्तान के बहुत से डॉक्टर साहब ऐसे दूर उफ्तादा इलाकों में देखा जा रहा है जहाँ पे उनकी रसाई में कोई इस तरह का हीमोफीलिया सेंटर या नहीं है। तो आप जरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से बताइए कि 4-5 चीज़ें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है किचन में काम करते हुए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, 5-6 चीज़ें जो कि अब ज़िंदगी का हिस्सा बना जो मैंने अपनी ज़िंदगी का। सर एक चीज़ सबसे पहले मैंने ये सोचा, बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन पहले आप अपने दिमाग में ये एक्सेप्ट कर लें जैसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है कि आपने अपने आप को चोट नहीं लगने देनी। जैसे नजर कमजोर हो तो हम कहते हैं जी ऐनक लगानी है, जिंदगी का हिस्सा है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उस तरह से है ना, उस तरह से एक्सेप्ट करना, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरा ये है कि आप अपनी एहतियात करें, कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ अपनाएं अपना लाइफस्टाइल इस तरह से कि आप, जैसे मैं कह रही हूँ कि फैक्टर लेवल करें, आप जाके बाकायदा या तो चेकअप करवाएं। अगर आप चेकअप नहीं करवा रहे, मतलब आपके पास वो ट्रीटमेंट सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा रखें, ठीक है। मतलब आपने काम, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ें जिसमें आप गिर सकते हैं, आपको खतरा है कि आप गिर जाएंगे, ठीक है, जिसमें चोट लग जाएगी आपको। जैसे आपने किचन में कोई आपने कटिंग वगैरह वाला काम है, आप वो ना करें, अवॉइड करें उसको। या बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ग्लव्स पहन के करें, मॉडिफिकेशन करें, गेम भी जैसे हैं फुटबॉल आउटडोर ना,
आउटडोर ज़्यादा ना बैडमिंटन करें। खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, अबव ऑल वॉक, जॉगिंग कर Walk सकते करें। हैं। Walk जी। करें, jogging उसमें क्योंकि करें। बेहद अहम है कि जोड़ों वगैरह के लिए उनको मोबाइल रखना बड़ा अहम है, इसमें तो फिजियोथेरेपी और ये वॉक वगैरह इस चीज़ का बड़ा रोल अपनी है। मतलब exercise हीमोफीलिया का daily। पेशेंट होने का मतलब ये नहीं है कि बस अब आप डर के ऐसे बैठ कमरे जाएं, में नहीं। बैठ जाएं कि अब मैं बाहर निकला और मुझे चोट लग जाएगी। आपने एक्टिविटी जी। करनी है, अपनाना है। उनको अपनाना है कुछ मोटिवेट रखना बड़ा ज़रूरी है। ये आपकी बात बड़ी अहम है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि कई बच्चे और बच्चियाँ वो वाकई डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा इसमें जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, ये दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हीमोफीलिया टीम। ठीक जी, आप कुछ एक दो सर टिप्स और ऐड कर रही थी। साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जब बता दिया जाता है ये भी नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, आप बाहर भी नहीं जा सकते और आपको ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मुझे ब्लीडिंग हो रही होती थी तो मेरी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट, मुझे सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि मेरी स्टडी अफेक्ट, क्योंकि नोज़ ब्लीड हो रही है। आप खुद सोचें, नोज़ ब्लीड में आप यूँ करके बैठे हुए आप कैसे पेपर लिखेंगे, क्योंकि और नोज़ ब्लीड भी कॉन्टीन्यूस नोज़ ब्लीड है, वो खून आपका बह ही रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो क्या आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको सपोर्ट मिली इस बीमारी सर के हवाले से? स्टार्ट में तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद मेरी टीचर्स को उन्होंने बाकायदा बताया कि नहीं ये बच्चा इस तरह से है और इसके अंदर ये इसके प्रॉब्लम्स है। कभी होता था स्कूल में खून निकलना शुरू हो गया, कोई चोट लग गई? बहुत दफ़ा, हर दफ़ा मसला ही स्कूल में हो जाता था, क्योंकि सुबह मैं गई हूँ, बिल्कुल हेल्दी गई हूँ, लेकिन जब मैं वापस आ रही हूँ तो और बहुत दफ़ा वो भेज देते थे घर में कि इसको ब्लीडिंग लग गई स्टार्ट या हो गई है। खून? और वो फिर घर में क्या- भी, घर में क्या करते थे फिर? घर में ये होता था कि रोकने की कोशिश करते थे, मुझे लिटा देते थे, ज़्यादातर ये होता था कि बेड पे लिटा दिया और वो बर्फ़ वगैरह वो कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया, वो बर्फ़ यूज़ करें और ये चीज़ें, ठंडी चीज़ें मुझे ज़्यादा दी जाती थी कि ठंडी चीज़ें आप खाएं, हालांकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता था। वो फिर थोड़ा टाइम अगर वो रुकती थी तो फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके टोटके ठीक होते हैं इस तरह के? नहीं, ये फर्स्ट एंड टोटके तो रिकग्नाइज हैं, जैसे अच्छा। बर्फ की टकोर जो Okay. है वेदो कंस्ट्रिक्शन करेगी ना, वो तो खून की नालियां बंद हो जाएंगी, इस चीज़ को इमोबिलाइज करेंगे आप, रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा उससे फर्क पड़ जाएगा। तो ये आप टोटके भी कह सकते हैं, बट दीज आर फर्स्ट हैंड मेजर्स विच वी मस्ट हैव टू डू इन द होम। अच्छा, हिना आपने जिक्र किया अपनी बहन का, तो इस तरह से हम देखें तो उनके हस्बैंड को और उनके ससुराल को भी क्रेडिट जाता है। उनको बताया जाता है, पहले बताना बहुत ज़रूरी है, बताना ऐसा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे और फिर केस, हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें था कि उनके फैमिली को बताया हुआ ही नहीं था, और जब वो ऑपरेट वगैरह उन्होंने किया और बाद में पता चला तो वो तो हैरान हो गए कि भाई उसको ये इशू था और पहले क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि सर बाद में फिर इतना लॉस हो जाए कि आप उसको रिकवर ही ना कर सके, तो मेरे ख्याल से बता देना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे ये- मर्द है चाहे औरत है। और मैं समझती हूँ कि जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं, तो आप उनकी क्लासेस में जाके उनको बता दें कि आप इसके साथ हेल्प करें, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, ज़्यादा मतलब उसको ऐसे खेलों में इन्वॉल्व मत करें कि जिससे गिरने का खतरा हो, लड़कों हो या लड़कियां हो, दोनों को। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छी, मेरी तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ पेरेंट्स की थोड़ी सी सपोर्ट है, रिक्वायर होती है कि उसको वक्त पे जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाए। अगर वक्त पे ट्रीटमेंट हो तो इंशाल्लाह। लड़के भी, मर्द भी डिप्रेशन में चले जाते हैं? बिल्कुल, बहुत ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट भी हो जाती हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से सोसाइटीज़ वगैरह बन गई हैं, इस तरह की अवेयरनेस है, जैसे आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, तो जैसे ये जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम इसलिए मनाते हैं कि जो फ्रैंक श्नोबेल फ्रॉम कैनेडा, ही वाज द पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया एंड ही वाज द पर्सन हु पायनियर दिस वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन, और उनकी काविश से अब दुनिया के लातादाद ममालिक में ये जो काम हो रहा है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि बीमारी तो हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे इना भी कह रही हैं यू कैन मॉडिफाई योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, वो हर एक को है, कोई हमें भी तो अमराज हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर, जी, शुगर है, बिल्कुल। तो उसके मुताबिक अपना अपना लाइफ साइकिल अडॉप्ट करना होता है। बच्चे मैं देखता हूँ बड़े अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं, फिर आजकल तो जॉब भी बड़े अच्छे हैं, फिजिकल एक्सर्शन के बगैर भी तो है ना, IT की जॉब्स हैं, यू कैन हैव सो मैनी एवेन्यूज, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी है, तो वो बहुत एवेन्यूज हैं माशाल्लाह। बच्चे पढ़ देख के कंप्यूटर साइंसेज में और बहुत अच्छा अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे बच्चे जो हैं हीमोफीलिया के और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के हम देखते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। बच्चियाँ तो हमारी कई ऐसी हैं जिन्होंने अपनी एकेडमी खोली हुई है, जी, एक हमारी बच्ची है, उसने हमारी अपनी है एकेडमी खोली, एक माशाल्लाह patient, बड़ी ठीक उन्होंने, जा रही है, अपनी एकेडमी तो खोली हुई है, टीचिंग तो वो बच्चियों के पढ़ा लिए सबसे बेहतर है इस लिहाज से। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम, हिना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ने आज की इस नशिस्त से अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल आए तो प्लीज़, ऐसा नहीं कि नशिस्त यहाँ ख़त्म होगी, डॉक्टर नदीम हमसे राब्ते में है, हिना हमसे राब्ते में है। अगर आप हीमोफीलिया की पेशेंट हैं या उसके पेशेंट हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर
कोई सवाल इनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हम इनसे जवाब लेके आपके रहनुमाई करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि हम भी अपना हिस्सा डालें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैडम। चलते हैं जनाब, अब आपसे लेते हैं इजाज़त और कल फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, गपशप होगी। खुश रहिए, मिलते रहिए हमसे राइजिंग पाकिस्तान में। कैमरा कौन सा है मैं वो ढूंढ रहा हूं क्योंकि कोई भी लाइट नहीं चल रही। अच्छा जी, उस पे मास्टर पे जाते हैं। ओके भाई, खुदा हाफिज।